हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल्थ कोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएसटू डिप्टी लीडर के भेजे हुए अससासिन को चकमा देकर अपने सभी डिसेबल्स के साथ एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर जा चुके थे, जहां पे उन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा वीरान रस्टूएंस देखने को मिला था। लेकिन एसएसटू वहां पे अपनी क्रिएशन कोड एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे एक स्मॉल वर्ल्ड में क्रिएट कर चुके थे, जहाँ पे उन लोगों को क्राइम फेस ग्रास भी देखने को मिलती है। और जब एसएसटू उस कमाल की ग्रास को टीम में मिलाकर अपने सभी डिसेबल्स को पिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक एक करके अपना ब्रेक थ्रू करने लगे थे। और साथ ही साथ एसएसटू वहाँ पे डिप्टी लीडर के भेजे हुए टी शॉप ओनर को भी वहाँ पे एक फ्लावर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इस तरह एसएसटू वहाँ पे एक बार फिर से डिप्टी लीडर के इरादों को नाकाम बना चुके थे, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक्सट्रीम ओशन सिटी के स्टार सी टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिप्टी लीडर के मैसेंजर बहुत ही तेजी के साथ भागकर अपने डिप्टी लीडर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे एसएसटू के कारनामे के बारे में पता चल चुका था, जिसे वो जितना जल्दी हो सके अपने डिप्टी लीडर को बताना चाहता था। लेकिन उसका डिप्टी लीडर, जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी किस्म का कल्टीवेटर था, वो वहाँ पे बैठा कुछ लड़कियों का डांस देखते हुए एंजॉय कर रहा था। अब उन लड़कियों के डांस के चलते बेचारा वो मैसेंजर ना तो अपने डिप्टी लीडर के पास जा पा रहा था और ना ही दूर से आवाज देकर उसे कुछ बता पा रहा था। हालांकि वो वहाँ पे बोस बोस कहकर चिल्ला तो बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन वो डिप्टी लीडर तो वहाँ पे पूरी तरह से उन लड़कियों के डांस में खोया हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि वो मैसेंजर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ओए ठगी बुड्ढे, इधर देखना। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर को तो वहाँ पे कोई भी होश नहीं था, जो देखकर बेचारा वो मैसेंजर भी वहाँ पे हार मानते हुए कहता है, बोस यार क्या कर रहे हो, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बताने के लिए आया हूँ। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एक डांस करने वाली लड़की वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस डिप्टी लीडर की टेबल के ऊपर जाके बैठ जाती है, और वो भी वहाँ पे मदहोश होते हुए उसके हाथों को चूमने लगा था, जो देखकर बेचारा वो मैसेंजर वहाँ पे थक हार कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके चिल्लाते हुए कहता है, रोक दो ये सब। उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है, और जैसे वो लड़की वहाँ पे डांस करना बंद करती है, तो वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने डिप्टी लीडर के पास जाते हुए कहता है, बॉस मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करना चाहता हूँ। जिसपे डिप्टी लीडर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, कौन सी जरूरी बात है, क्या तुम लोगों ने ज़ू यांग को मार दिया? कहकर डिप्टी लीडर वहाँ पे इशारे से उस लड़की को वहाँ से भेजते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी थी, उसे थोड़ा तड़पा के मारते। अपने डिप्टी लीडर की ये बात सुनकर बेचारा वो मैसेंजर हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं बॉस आप गलत समझ रहे हो, वो ज़ू यांग तो। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उन लड़कियों का डांस वहाँ पे एक बार फिर से शुरू हो चुका था। इसलिए डिप्टी लीडर वहाँ पे एक फल को उठाकर सीधा बेचारे उस मैसेंजर के मुंह में ठूस देता है, जिसके चलते उसका मुंह ही बंद हो गया था। जो देखा डिप्टी लीडर वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, अब ज़ू यांग ने क्या कर दिया, अगर वो टी शॉप ओनर वाले ओल्ड मैन से बच भी क्या होगा, तो अब तक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल वाले रस्टूएंस ने उसे खत्म कर दिया होगा। बेचारे ज़ू यांग ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ वहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन अगर वो वहाँ से जिंदा लौटकर वापस भी आ जाता है, तो हम लोग उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही उसके ऊपर हमला करते हुए उसे पूरी तरह से मिटा देंगे। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसकी पीछे वाली दीवार में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, और देखते ही देखते वहाँ पे उसके स्टार सी टावर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा वो डिप्टी लीडर वहाँ पे उड़ते हुए सीधे स्पेस के अंदर आके गिरता है। और ये ब्लास्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ली चैंग था, जिसने वहाँ पे अपने ड्रैगन स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे स्टार सी टावर को उड़ा दिया था। और डिप्टी लीडर को वहाँ पे ऐसी हालत में देखकर टिंग ज़ुई गुस्सा होते हुए कहती है, तुम हमारे बॉस के मरने का इंतजार कर रहे थे, आज यहाँ पे हम में से तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जैसे डिप्टी लीडर वहाँ पे खुद को संभाल कर सामने की तरफ देखता है, तो वो ऐसा ज़ू यांग को अपने सामने जिंदा देखकर हैरान होते हुए कहता है, ज़ू यांग तुम अभी तक भी जिंदा हो, तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे टावर को उड़ा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर वहाँ पे ऐसा ज़ू यांग और उनके डिसेबल्स के ऊपर हमला करने के लिए अपनी शार्क मास्टर सोल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। इवन बनने करो तो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि ये अपने टावर के उड़ जाने के बाद ये मैड डॉग पागल हो गया है। बनने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, लिटिल क्रो तुम्हारा नॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है, तुम पहले से ही अपने इस ग्रैंडपा मैड डॉग का नाम जानते हो, ये वाकई काबिल तारीफ है। अब जब क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पे खुश किया है, तो मैं तुम्हें इन सभी की तरह यहाँ पे नहीं मारने वाला, बल्कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बना के रखूंगा, और तुम्हारा काम होगा हमेशा मेरी तारीफ करना। मैड डॉग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू की तो वहाँ पे हंसी छूट जाती है। इतनी अजीब बात है, एक शार्क मास्टर सोल का ओनर एक मैड डॉग है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मैड डॉग वहाँ पे एक बार फिर से फ्लेक्स करते हुए कहता है, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, और ओशन सिटी के अंदर किसी को डराने के लिए मेरा ये नाम ही काफी है। लेकिन ये कहते कहते बेचारे मैड डॉग को वहाँ पे एहसास होता है कि वो लोग वहाँ पे इसकी तारीफ नहीं बल्कि बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए अचानक से वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करके तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी शार्क टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे एसएसटू और उनके डिसेबल्स के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर बनने करो वहाँ पे आगे बढ़कर एक बार फिर से उसका
मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है ये मैड डॉग अपनी इच्छा के साथ ही खत्म होना चाहता है। और ये कहकर बर्निंग क्रो वहाँ पे अपनी सिंगल लेग क्रो स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जाकर उस मैड डॉग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। इवन बर्निंग क्रो का वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसके अटैक को जीता हुआ उसकी बॉडी के आर पार चला गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे मैड डॉग की बॉडी के साथ साथ उसकी मसल सोल के अंदर भी एक बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर बर्निंग क्रो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, इस डिप्टी लीडर को मारने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बस डिप्टी लीडर था, जरूर से इनका मेल लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है उसके साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आ जाए। वहीं बर्निंग क्रो कैसा कहते हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को लेकर 10,000 स्टारशिप्स की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे सुप्रीम लीडर वाली शिप का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुप्रीम लीडर अभी तक भी अपनी शिप के अंदर बैठे हुए एसएसटजू और उनके डिसेबल्स की पेंटिंग को ही देख रहे थे कि तभी उनके मैसेंजर वहाँ पे भागते हुए आकर अपने सुप्रीम लीडर को बताता है, मास्टर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, डिप्टी लीडर वहाँ पे एक बार फिर से किसी को अपने जाल में फंसाते हुए स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर भेज चुका है। अपने उस मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुप्रीम लीडर वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ये तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। खैर बताओ मुझे, इस बार उसने किसको खत्म करने के लिए स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर भेजा है? अपने सुप्रीम लीडर के ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वो मैसेंजर वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो वहाँ पे उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि इस बार डिप्टी लीडर ने वहाँ पे टियालन सेट के इमोर्टल लीडर एसएसटजू यंग को वहाँ पे भेजा है। अब ये सुनते ही हम देखते हैं कि सुप्रीम लीडर के हाथ वहाँ पे गुस्से से कस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे थोड़ा बहुत गुस्सा करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से उसकी तबीयत वहाँ पे एक बार फिर से खराब होना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो मैसेंजर वहाँ पे घबरा कर जल्दी से अपने सुप्रीम लीडर की मेडिसिन को लेकर जैसे ही उन्हें देने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके सुप्रीम लीडर वहाँ पे अपने हाथ के इशारे से उसे वहाँ पे मना करते हुए कहते हैं, डिप्टी लीडर शायद एसएसटजू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि एसएसटजू के साथ डील कर पाना उसके लिए उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। सुप्रीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका मैसेंजर भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब तक डिप्टी लीडर ने एसएसटजू यंग को खत्म करने के लिए अपने जितने भी लोगों को भेजा है, एसएसटजू यंग ने उन सभी को खत्म कर दिया। एसएसटजू अब तक डिप्टी लीडर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। मुझे तो लगता है कि अब की बार डिप्टी लीडर को कोई कड़ी टक्कर देने वाला मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है एसएसटजू यंग उसे हराकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, पर वो बेचारे कहाँ जानते थे कि एसएसटजू तो अभी तक डिप्टी लीडर को ठिकाने लगा भी चुके हैं। वहीं वो मैसेंजर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन आज तक कोई भी स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से बाहर नहीं आ पाया और जू यंग भी अभी तक वापस नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि डिप्टी लीडर एक बार फिर से अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगा। अपने मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुप्रीम लीडर वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होकर वहाँ से निकलते हुए कहते हैं, चलो हम एसएसटजू यंग को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। वहीं सुप्रीम लीडर को वहाँ से जाते हुए देखकर वो मैसेंजर वहाँ पे झुककर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, बॉस आखिर आप खुद क्यों जा रहे हो? क्या आप जू यंग को खुद से मजे चखाना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे आदेश दीजिए, मैं उस जू यंग को उसके डिसेबल्स के साथ ही खत्म कर दूंगा। अपने उस मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुप्रीम लीडर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, मैं सब कुछ खुद से संभाल लूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एसएसटजू यंग को देखते हैं जो कि अपने स्टारशिप से होते हुए सुप्रीम लीडर की तरफ बढ़ रहे थे, और तभी मिस निंग यू वहाँ पे डस्ट टू अस वाली चाय लेकर एसएसटजू को पेश करते हुए कहती है, सिस्टर हम सभी ने मिलकर आपके लिए स्पेशल चाय तैयार की है। ये डस्ट टू अस के अंदर से मिली हुई चाय है, जिसे हम सभी लोगों ने मिलकर टियालन सेट की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन किया है। प्लीज सिस्टर एक बार इसे ट्राई करके देखिए। मिस निंग यू की बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू भी वहाँ पे उसके हाथों से चाय का कप लेकर उसके एक सिप लेते हैं, और जैसे वो वहाँ पे चाय को टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एसएसटजू के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए अपने डिसेबल्स से कहते हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। एसएसटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और किंग जुई तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए रिनजुई से कहती है, इसका मतलब है कि ये चाय वाकई बहुत ज्यादा मजे की बनी होगी, लेकिन इस चाय को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास एक और टेक्निक है, चलो मैं भी इन सभी की मदद करती हूँ। लेकिन ये कहकर किंग जुई वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ पाती, उससे पहले रिनजुई जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है, किंग जुई मेरे ख्याल से तो अभी तक हम दोनों को चाय कैसे बनाई जाती है ये निंग यू से सीखना चाहिए, और वैसे भी अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए बहुत ज्यादा अच्छी चाय बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की हमारी मदद की जरूरत है। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। रिनजुई की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि हाउ जियान, लियो जियान और डोंगमी तीनों मिलकर चाय की पत्तियों को कूट रहे थे, जबकि डीमन क्वीन और ली चैंग दोनों मिलकर उन्हें वहाँ पे रिफाइन कर रहे थे, और बाकी के लोग उन लोगों को वहाँ पे चेयर कर रहे थे। ये देखकर किंग जुई भी वहाँ पे रिनजुई से कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बाकी हम लोग इनकी मदद नहीं कर सकते। जिस पे रिनजुई मुस्कुराते हुए कहती है कि वही तो, हमारे वहाँ जाने का क्या फायदा जब हम उन लोगों की मदद कर ही नहीं सकते। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से वहाँ पे अपने मास्टर को चेयर करते हुए उसका हौसला बढ़ा रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि ली चैंग भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ चाय को रिफाइन करने लगा था, और इसी बीच हम देखते हैं कि लिंगर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चाय को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मी चूचू वहाँ पे हाउ जियान, लियो जियान और डोंगमी तीनों से कहती है, जरा आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाओ, कहीं ऐसा न होना कि तुम लोग अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए इस चाय को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। एक तरह से मी चूचू वहाँ पे उन सभी को गाइड कर रही थी, जो कि उसे बहुत अच्छी तरह से करना आता
है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे अपना अपना फाइनल अटैक चलते हुए चाय की पत्ती को पूरी तरह से पीस देते हैं, जिसके बाद हाउजियन उन्हें वहाँ पे कंट्रोल करते हुए रीचेंग वाले फर्नेस के अंदर डालने लगा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर का मैसेंजर वहाँ पे एक बोतल लेकर बन्नी क्रो के पास आ जाता है, जिसे देखकर बन्नी क्रो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, ये तुमने अपने हाथों में क्या उठा रखा है? जिस पे वो मैसेंजर वहाँ पे बन्नी क्रो को जवाब देते हुए कहता है, क्रो मास्टर, ये हमारे डिप्टी लीडर की चाय वाली कलेक्शन है, जिसे उनके अलावा और कोई भी नहीं पी सकता था। आप इस चाय को अपने एंसेस्टर को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें ये जरूर से पसंद आएगी। उस मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़कर सूंघते हुए उस चाय को चेक करता है, और जैसे वो वहाँ पे से स्मेल करता है तो वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं एक घटिया पुरानी चाय अपने बॉस को पेश करूं? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है? मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से मजा चखाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे हिट कर पाता। उससे पहले उस मैसेंजर की नजर वहाँ पे पीछे से आती हुई एक स्टारशिप के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, मास्टर आप आ गए मुझे बचाने के लिए। उस मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जो कि वहाँ पे आराम फरमा रहे थे, उनकी आंखें भी वहाँ पे खुल जाती है, क्योंकि एंसेस्टर को वहाँ पे एहसास हो गया था कि कोई उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और जैसे एंसेस्टर उसे वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो एंसेस्टर के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि जरूर से आगे कुछ बड़ा होने वाला है। जबकि बन्नी क्रो को वहाँ पे लगता है कि शायद वो उसे मास्टर कहकर बुला रहा है, इसलिए बन्नी क्रो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, आप तो मुझे मास्टर कहो या जो भी कहो, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। लेकिन वो मैसेंजर वहाँ पे बन्नी क्रो की बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए अपने घुटनों पे आकर रोते हुए कहने लगा था, बॉस मुझे पता था कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। अब उस मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर के बाकी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो देखकर सुप्रीम लीडर का मैसेंजर भी वहाँ पे अपने लोगों के साथ एंसेस्टर के डिसेबल्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। और जैसे जैसे उनकी स्टारशिप वहाँ पे एंसेस्टर वाली स्टारशिप के पास आ रही थी, हम देखते हैं कि वहाँ पे माहौल काफी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। लेकिन जैसे सुप्रीम लीडर का मैसेंजर वहाँ पे अपने लोगों को एंसेस्टर के डिसेबल्स के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, तो तभी सुप्रीम लीडर वहाँ पे सभी लोगों को आदेश देते हुए कहते हैं, सभी लोग रुक जाओ, हम लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पे माफी मांगने के लिए आए हैं। अपने सुप्रीम लीडर की बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि सुप्रीम लीडर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एंसेस्टर यंग से कहते हैं, माफ कीजिएगा, हमारी डिप्टी लीडर की वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। हमारा डिप्टी लीडर वाकई बहुत ज्यादा घटिया इंसान था, उसके ब्याह पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोगों का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सुप्रीम लीडर एंसेस्टर यंग से माफी क्यों मांग रहे हैं। तभी वो मैसेंजर वहाँ पे अपने सुप्रीम लीडर से सवाल करते हुए पूछता है, सुप्रीम लीडर ये आप क्या कह रहे हो? हम लोग तो यहाँ पे अपने डिप्टी लीडर का बदला लेने के लिए आए थे ना, तो अब आप यहाँ पे आकर इन लोगों से माफी क्यों मांग रहे हो? उस मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रेंजू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, अच्छा वो तुमने सही समय पे माफी मांग ली, वरना अब तक हम तुम सभी को खत्म कर चुके होते। और ये कहकर रेंजू वहाँ पे अपनी स्वord को बाहर निकालते हुए कहती है, लेकिन माफी मांगने के लिए तुम्हें यहाँ पे सामने आना होगा। रेंजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर के फेस के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है, जबकि सुप्रीम लीडर वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, जिसके चलते मैं यहाँ पे सबके सामने नहीं आ सकता। मैं आप लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी एक्सट्रीम ओशन सिटी की वजह से टैलेंट के लोगों को जो भी तकलीफ हुई है, हम उसका कॉम्पनसेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप लोग कॉम्पनसेशन के तौर पर हमारी एक्सट्रीम ओशन सिटी से जो चाहे मर्जी ले सकते हो। सुप्रीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे हैरान होते हुए एंसेस्टर की तरफ देखने लगे थे, जबकि सबसे ज्यादा बुरी हालत तो बेचारे वहाँ पे डिप्टी लीडर के मैसेंजर की दिखाई दे रही थी। कहा वो सोच रहा था कि सुप्रीम लीडर उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, और अब जब सुप्रीम लीडर ने एंसेस्टर यंग से माफी मांगी तो वो तो अपने घुटनों पे आ चुका था। जबकि एंसेस्टर वहाँ पे सुप्रीम लीडर की बात मानते हुए अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, चलो हम लोग एक्सट्रीम ओशन सिटी की तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को एक्सट्रीम ओशन सिटी के इनर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स ट्रेस की तलाश करते हुए एक गोल से बनी हुई शिप के ऊपर आ गए थे, जिसे देखकर मिचूचू वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई कहती है, यकीन नहीं हो रहा वो मैडो कितना ज्यादा अमीर था। उसने न सिर्फ अपनी शिप को पूरी तरह से ट्रेस से भर रखा है, बल्कि उसी के साथ साथ उसने तो अपनी स्टार शिप को गोल्ड से बना रखा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सुप्रीम लीडर वहाँ पे एक बार फिर एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहते हैं, एंसेस्टर मैंने हमारी सिटी के सभी लोगों को आदेश दे दिया है कि अब से वो आपका ही आदेश मानेंगे। इवन अब अगर आप चाहो तो इस पूरी की पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। सुप्रीम लीडर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स खुद भी वहाँ पे हैरान दिखाई दे रहे थे कि आखिर ये सुप्रीम लीडर उनके ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है। तभी सुप्रीम लीडर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एंसेस्टर से कहता है, सिस्टर मुझे लगता है कि हमारी ये डील पूरी हुई, और अब क्योंकि हमारे मिलने का मकसद पूरा हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। ये कहते कहते हम देखते हैं कि सुप्रीम लीडर की हालत वहाँ पे एक बार फिर से बिखरना शुरू हो जाती है, और तभी एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टून में सुप्रीम लीडर से कहते हैं, यून जियाओ जिसके लिए तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया था, वो यून जियाओ अभी टैलेंट सेट के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है और तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता है। अभी तक तुम यही सब जानना चाहते थे ना। एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम
देखते हैं कि बेचारे सुप्रीम लीडर को जहाँ एक तरफ बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। इसलिए वो एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहता है, एंसेस्टर आपको कोई गलतफहमी हो रही है या फिर शायद आप मुझे कोई गलत पर्सन समझ रहे हो। मैं किसी भी यून जियाओ को नहीं जानता। जिस पे एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए कहते हैं, क्या वाकई ही? और ये कहकर एंसेस्टर वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी पेयर स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर करना शुरू कर देते हैं, जो कि सारी एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एंसेस्टर के हाथ में आने लगी थी। जो देखकर सुप्रीम लीडर का मैसेंजर वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, मास्टर ये ज़ुयंग आपके ऊपर अटैक करने जा रहा है, प्लीज बाहर आइए, हमें जितना जल्दी हो सके इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। जिस पे सुप्रीम लीडर जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, चलो चलते हैं यहाँ से। अपने सुप्रीम लीडर की ये बात सुनकर वो मैसेंजर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, सुप्रीम लीडर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पे सुप्रीम लीडर जवाब देते हुए कहता है, ट्याल इंसेक्ट ने आज तक मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं ट्याल इंसेक्ट का कर्जदार हूँ। अगर ट्याल इंसेक्ट का नया लीडर आज यहाँ पे मेरी जान भी ले लेता है तो मुझे उसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मैं जो जानना चाहता था वो जान लिया। लेकिन इससे आगे सुप्रीम लीडर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्टारशिप के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक डाल देते हैं, जो कि जैसे जाकर उसी स्टारशिप के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उस ब्लास्ट से निकलने वाली शॉक वेव्स की वजह से तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर के अपने डिसेबल्स भी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे चले गए थे। और जैसे उस धमाके से फैला हुआ धुआं खत्म होता है तो उन सभी लोगों के सामने वहाँ पे लियो जी खड़ा था, जो कि एंशिएंट ट्यालन सेट का एक डिसेबल था। और आपको याद ही होगा कि कैसे उसने यून जियाओ और ट्यालन सेट को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया था, पर वो मरा नहीं था, बल्कि वो वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पे आकर छुप के रह रहा था। और जैसे ली चैंग की नजर वहाँ पे लियो जी के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो लियो जी है। जिस पे एंसेस्टर कोल्ड रूम में जवाब देते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। और उसके बाद एंसेस्टर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी रीइंकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आसपास के सभी लिविंग बीइंग से उनकी एनर्जी को डिवोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हर एक लिविंग बीइंग से सिर्फ उतनी एनर्जी ले रहे थे ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। और इस तरह वहाँ पे काफी सारी एनर्जी इकट्ठा करने के बाद वो उस एनर्जी को वहाँ पे सीधा लुओ जी के सोल सीरियलम के अंदर डाल देते हैं। और साथ ही साथ एंसेस्टर वहाँ पे बॉडी फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुओ जी को ठीक करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे लुओ जी की बॉडी तेज गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करने लगी थी। इवन उसकी बॉडी धीरे धीरे ऊपर हवा में उड़ते हुए खुद को हील करने लगी थी। और जब वो वहाँ पे पूरी तरह से हील हो जाता है तो वो खुद ब खुद ही वहाँ पे उड़ते हुए एंसेस्टर के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पे अब वो पूरी तरह से खुद को ठीक महसूस कर रहा था। जो देखा तो उसे खुद भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पिछले हजारों लाखों सालों से वो खुद को ठीक करने के लिए न जाने कितने हीलिंग पिल्स को खा चुका था, लेकिन उस सबका उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पाया था। जबकि एंसेस्टर ने अपने सिर्फ एक ही मूव के साथ उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। ये अपने आप में उसे हैरान कर देने वाली बात थी। तभी हम देखते हैं कि लुओ जी वहाँ पे थोड़े इमोशनल होते हुए कहता है, एंसेस्टर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपका कुछ लगता भी नहीं था, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? जिस पे एंसेस्टर कोल्ड रूम में उसे जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे ट्यालन सेट के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत सही है, तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। और एंसेस्टर कैसा कहते हैं, हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।